नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, परमाणु की संरचना और उससे संबंधित जितने भी मॉडल्स थे, सिद्धांत थे, उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब इस परमाणु से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं उस अप्रोच पर बात करते हैं। इस तरीके से आप सोचेंगे चीज़ों को तो MCQs टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, परमाणु या एटम के बारे में बात करते हैं। पदार्थ का अविभाज्य कण। अब इतने सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा और आपकी अप्रोच पढ़ने की कैसी होनी चाहिए उस बारे में बात कर रहा हूँ। पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाएगा? परमाणु। अब आपको ऐसे सोचना है, ये बात किसने दी? डाल्टन ने। एटम शब्द एटमियों से बना है और एटमियों का मतलब ही अनडिविजिबल या अविभाज्य होता है। अनकटेबल या अनडिविजिबल उसको क्या कहते हैं? एटमियों। और उसी से क्या बना है? एटम। अब ये एटम दिखता कैसा है? ये देखिए, आपको एटम दिखाई दे रहा है। ये एटम की शक्ल है। यहाँ बीच में ये गोला प्लस है, इसको कहते हैं नाभिक। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंडिया में रहने वालों को इंडियन कह सकते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन कह सकते हैं। वैसे नाभिक में रहने वालों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन UPSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन, क्योंकि कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। तो ये नाभिक हो गया। दोस्तों, नाभिक के चारों ओर एक जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है, उसको कोश, कक्षा या शेल कहते हैं। अब आपके दिमाग में बोर की बातें आनी चाहिए कि बोर ने ये बोला था कि ये कोई पर्टिकुलर जगह है, इसकी कोई पर्टिकुलर रेडियस होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में ना तो एक्सेलरेशन त्वरण होता है, ना ही इस कक्षा में गति करने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना ही अवशोषण करता है। इसे क्या कहेंगे? कोश या कक्षा। तो यहाँ से आपके दिमाग में न्यूक्लियन वाली बात ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, बात क्या है? नाभिक से लेकर उसकी बाह्यतम कक्षा, ये तो मैंने यहाँ पर एक ही बताई है, दो हो तो दूसरी, लास्ट वाली, आखिरी वाली, सबसे बाहर वाली कक्षा के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद दोस्तों अपन शुरू करते हैं नाभिक या न्यूक्लियस से संबंधित। नाभिक या न्यूक्लियस से संबंधित जो बातें हैं, उसमें सबसे पहले नाभिक की ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 को एक फर्मी भी कहते हैं। इस नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। रदरफोर्ड का मॉडल जब मैंने आपको पढ़ाया, तब रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन से संबंधित प्रोटॉन की खोज का कोई सवाल आए, कैसे सॉल्व करना है, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया था। एक प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। दोस्तों याद रखें, इन डिजिट को याद रखने से पहले इनके पीछे मात्रक को भी आप बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं kg बोल रहा हूँ, किलोग्राम। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में भी इतना आवेश होता है, बस वहाँ ऋणावेश होता है। प्रोटॉन में वो आवेश कौन सा होता है? धनावेश। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश। दोस्तों अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ये भी कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस या नाभिक में।
मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दोस्तों, मैंने आपको जब परमाणु के मॉडल पढ़ाए उसमें एक बात और बोली थी कि नाभिक का साइज और परमाणु का साइज, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या देखी जाए तो परमाणु बड़ा गोला है और नाभिक छोटा गोला है। लेकिन इस परमाणु का ज़्यादातर द्रव्यमान, ज़्यादातर जो मास है वो कहाँ होता है? नाभिक में। यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाए तो पूरा का पूरा द्रव्यमान किस में होता है? नाभिक में। तो परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु के द्रव्यमान को एटॉमिक मास A से, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि आप याद करो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। A बराबर Z प्लस N। प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर है, तो Z यहाँ पर किसको बताता है? एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को। A एटॉमिक मास बराबर Z, प्रोटॉन बोलो चाहे परमाणु क्रमांक बोलो, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान। अब मेन जो क्वेश्चन है वो है समस्थानिक या आइसोटोप्स। आप सभी जानते हैं दोस्तों, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान और परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। Z परमाणु क्रमांक सेम और A एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। समस्थानिक या आइसोटोप की खास बात ये होती है कि जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी भी तत्व के समस्थानिक हो उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। H2O में हाइड्रोजन कौन सा होता है? प्रोटियम। H2O की जगह अगर ड्यूटेरियम आ जाए तो D2O, जिसको क्या कहते हैं? भारी जल। D2O भारी जल। ये देखिए, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल होगा नाभिकीय भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? D2O भारी जल का। प्रोटियम में ऐसा है, ड्यूटेरियम में 1s2, ट्राइटियम में 1s3। दोस्तों बात को बड़े ध्यान से देखना है। अगर प्रोटियम के लिए A, Z और N निकालें तो परमाणु द्रव्यमान 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, जितना परमाणु क्रमांक है उसे ही प्रोटॉन या तो Z बोलो या प्रोटॉन 1। अब जब द्रव्य A जो है वो Z प्लस N के बराबर होता है तो परमाणु क्रमांक 1 है तो न्यूट्रॉन एब्सेंट। तो जो हाइड्रोजन जिसको आप बोलते हैं वो ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसीलिए दोस्तों कई बार आपने देखा होगा H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो है नहीं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, तो फिर बचा कौन? प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में दोस्तों यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर ऑब्लिक P का मतलब है प्रोटॉन। तो इस पूरी बात से आपको ये समझ में आया कि एक ही तत्व के जो 3 समस्थानिक है उनमें A और Z, A और Z, A और Z। द्रव्यमान तो बराबर है ही, प्रोटॉन सब में बराबर है। देखो द्रव्यमान अगर बात करें तो सबका अलग अलग है, क्योंकि समस्थानिक या आइसोटोप में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, लेकिन संख्या किसकी बदल रही है? न्यूट्रॉन की। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, 1 2 3। ये अलग अलग किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से या न्यूट्रॉन की वजह से?
प्रोटॉन तो देखो सब में एक है, न्यूट्रॉन बदल रहा है। तो समस्थानिकों में जो परमाणु द्रव्यमान का डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन की वजह से। तो समस्थानिकों में अंतर किस बात का है? न्यूट्रॉन का। बाकी प्रोटॉन क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। बस न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा या कम हो गई तो समस्थानिक बनेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। समस्थानिक को मैंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनसे कनेक्ट करके परिभाषा, डेफिनेशन, जिनके परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से देखना है ताकि आपकी अप्रोच सही हो और आगे जो न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन हैं वो भी आपसे आराम से सॉल्व होने वाले हैं। तो ये था किसके बारे में? नाभिक के बारे में, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान। न्यूट्रॉन पर आवेश आपको पता है न्यूट्रल, और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। दोस्तों नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। ये किसकी त्रिज्या है? नाभिक की। और ये किसकी त्रिज्या है? परमाणु की। तो ये था समस्थानिक को का जो अंतर है, द्रव्यमान का, मास का जो डिफरेंस है, वो किस कण की वजह से आया है? न्यूट्रॉन की वजह से। दोस्तों आइसोटॉप्स या समस्थानिक के बाद अपन बात करते हैं, अगर उसी अप्रोच से आप सोचें तो आइसोबार्स या समभारिक के बारे में। इनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास सेम होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन 14 या 14 वाला जो है वो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि कार्बन डेटिंग या फॉसिल डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एटॉमिक मास 14, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। फॉसिल डेटिंग या कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बन के समस्थानिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8। इसमें वही 14, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। समभारिक में अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही में ही अंतर होता है, लेकिन समस्थानिक में न्यूट्रॉन का अंतर होता है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्टिकल या कण इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। देखो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक और इलेक्ट्रॉन का किसको जाता है? जे थॉमसन को। इसको याद रखने का बेसिक और बहुत पुराना जो तरीका है वो है ईट पगनाच। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थान पर लगातार चक्र लगाते रहते हैं और उस निश्चित स्थान को कोश, कक्षा या शेल कहते हैं। किसी कक्षा या कोश या सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका फॉर्मूला है 2n²। बहुत एग्जाम में, जनरल साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर n का मतलब है कक्षा या कोश की संख्या। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। ये नाभिक है और नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसमें मैंने 4 कक्षाएं बनाई है। पहली जिसको n = 1 बोला है, उसके बाद दूसरी जिसको n = 2 बोला है, उसके बाद तीसरी उसको n = 4 बोला है, और उसके बाद चौथी जिसको n = 4 बोला है। 4 कक्षाएं नाभिक के चारों ओर बनाई है। दोस्तों अगर आप पुरानी बातों को ध्यान से पढ़ें तो यही सोचें,
पहली कक्षा की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, दूसरी कक्षा की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या सिंपली बढ़ेगी। अगर इसकी ऊर्जा E1, E2, E3, E4 है तो उच्च ऊर्जा वाला, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला कौन है? E4। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें चक्र लगाते हैं, उनका वेग, सबसे ज़्यादा वेग पहली में, फिर इसमें कम और सबसे कम वेग सबसे कम। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखो तेज गति से घूमेगा, इसमें थोड़ा धीरे, इसमें थोड़ा और धीरे, इसमें बहुत धीरे घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे ज़्यादा कौन सी कक्षा में होगा? पहली में। वेग, त्रिज्या और ऊर्जा के बारे में अपन ने बात कर ली है दोस्तों। पहली कक्षा को n बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी को KLMN के नाम से या अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के नाम से भी बोला जाता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² है। अब यहाँ पर n का वैल्यू है 1। अब n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2n² का मान कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32। सॉल्व करके देख सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर n की वैल्यू रखी, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूने क्या हो गए? 32। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने क्या हो गया? 18। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 दूने 8 और 1 का स्क्वायर 1, तो सीधा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2। तो किसी कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n²। पहली कक्षा को K, फिर L, फिर M और N बोलेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 18 और क्या होती है? 32। कक्षा या कोष के बाद दोस्तों हमें सोचना है सब सेल या उपकोष के बारे में। इसके लिए मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं। सब सेल 4 है, S, P, D, F। S में आते हैं इलेक्ट्रॉन 2, ध्यान से सुने। P में आते हैं 6, D में आते हैं 10 और F में आते हैं 14 या 14। एक बार फिर कह रहा हूं दोस्तों, जैसे KLMN कोष में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2, 8, 18, 32 है, वैसे ही S उपकोष में 2, P में 6, D में 10 और F में कितने आएंगे? 14। अब कई बार यूं पूछे जाते हैं कि पहले कोष में कितने उपकोष है, दूसरे कोष में कितने उपकोष है, M कोष में कितने उपकोष है, N कोष में कितने उपकोष है। कोष को क्या बोलेंगे? शेल। और उपकोष को क्या बोलेंगे? सब सेल। तो ये बात देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं n बराबर 1 के बारे में। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी? और S में भी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम और S में 2 आ जाते हैं तो बाकी की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि पहले कोष में उपकोष कितने होंगे? 1, और वो भी कौन सा वाला? S वाला। दूसरे में देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने? 8। पहले में कितने आते हैं? 2 और P में कितने आते हैं? 6। हो गए 8। इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे सेल में कितने सब सेल होंगे? 2S और P। ये देखिए यहाँ पर इसमें कितने? 18। पहले S में कितने आते हैं? मैक्सिमम 2। इसमें कितने आएंगे? 8 और इसमें कितने आएंगे? 10। इसकी ज़रूरत नहीं है। कितने आ गए? 3। 32 वाले में आपको पता है इसमें 2, P में 6, सॉरी इसमें 6 है, P में 6, इसमें कितने आ जाएंगे? 10 और इसमें कितने आएंगे? 14। टोटल 32। इसमें सब सेल कितने हो गए? एक जनरल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? कोष की संख्या उसमें उपस्थित उपकोष की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब सेल। कोष की संख्या कितनी है? 1। पहले वाले में उपकोष कितने? 1। कोष की संख्या कितनी बोलते हैं? 2। उसमें उपकोष कितने हैं? 2। कोष की संख्या क्या बोल रहे हैं? 3। उसमें उपकोष कितने हैं? 3।
कोष की संख्या कितनी है 4, उसमें उपकोष कितने हैं 4। तो कई बार कि एम सेल में कितने सब सेल है आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सीधा 3, एन में कितने हैं 4, बस एस पी डी एफ, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में कितने होंगे 14। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा, उसमें सब सेल और शेल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था 2n² वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। इससे आगे जुड़ी हुई बातें अपन और करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं सेल, कोष, सब सेल, उपकोष और ऑर्बिट और कक्षक, इनसे संबंधित एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर रहें ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो गलत नहीं हो। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस बात को अपन ऐसे देखते हैं, कोष या सेल या कक्षा जिसको अपन पहली को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन कह रहे थे। अब के कोष या इसको 1, 2, 3 और 4, इसमें सब सेल या उपकोष कौन सा है और कितने हैं। अभी अपन ने बात की थी कि कितने हैं, वो तो कौन से नंबर वाला कोष है उतने ही है। पहले नंबर वाला कोष है तो उपकोष 1, कौन से वाला एस वाला। दूसरे नंबर वाला कोष है या कक्षा है तो उपकोष 2, एस और पी। तीसरे नंबर वाला कोष है तो उपकोष भी एस पी डी। चौथे नंबर वाला कोष है तो उपकोष भी चौथे या 4 एस पी डी एफ। अब कौन से वाला है वो तो अपने को पता लगेगा, देखो एस, क्योंकि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में कितने आते हैं 2, तो उससे काम हो जाएगा। एल वाले में एस और पी, क्योंकि देखो एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर 2 यहाँ भर गए तो उसके बाद दूसरे में 8 होते हैं, तो 6 पी में, एस में 2 और पी में 6। ये देखिए, क्योंकि के वाले में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, एस में 2, बी में 6। एम वाले में वही, एस में 2 होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये देखिए, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप बड़े ध्यान से देखें, एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है और दूसरा जो है, गति को कह सकते स्पिन, चक्रण, और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, खुद भी स्पिन करता रहता है, घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज और घड़ी के उल्टा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं उस पर बात करते हैं। देखो पहले में एस, दूसरे में एस और पी, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी बात कर लिए। इलेक्ट्रॉन भरते टाइम एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पहले आपको पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर दूसरे में 8 भरने, तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पहले चांस में 8 भरने हैं और उसके बाद चौथे में भरने हैं 2। जब इसमें 2 कंप्लीट हो जाए, वापस बचे हुए 10 किस में भरो, तीसरे में, उसके बाद वापस किस में आओ, चौथे में। एक बार फिर कह रहा हूं, पहले 2 फिर 8, इसमें 18 होते हैं लेकिन फर्स्ट चांस में 8, फिर इसमें 32 होते हैं लेकिन पहले 2 भर के वापस 10 और फिर उसके बाद बचे हुए 30 बनने। क्वांटम संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और
चक्रण क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। उसमें से दूसरी वाली होती है द्विगंशीय या अज़्युमुथल क्वांटम संख्या L, जिसको कहते हैं उपकोष के लिए L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है 3। ये भी क्यों बता रहा हूँ उसका भी आपको अभी पता लगेगा। ये कुछ बातें जो बोर्ड पर लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों पहले फॉर्मूला बेस्ड बातें करते हैं, उसके बाद आप 4 ऑप्शन को देख के भी आइडिया लगाएं, उस बेसिस पे बात करते हैं। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको रट्टा मारना है तो कितना है n²। लेकिन अगर आप इस लाइन को सोचते हैं कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2n², तो इलेक्ट्रॉन का आधा क्या हो जाएगा कक्षक, तो इसका आधा करेंगे तो हो गया ना n²। 2 का भाग देते 2 से 2 कट, और वैसे आपको देखना है तो n² कर लो। चेक कर लेते हैं, देखो पहले वाले में 1 का स्क्वायर 1, तो कक्षक भी कौन सा वाला है S वाला। दूसरे वाले में 4, तो देखो S में 1 और P में कितने कक्षक है 3, 4 कक्षक। तीसरे वाले में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 D वाले में है कक्षक, 3 P वाले में है और 1 S वाले में। जितने इलेक्ट्रॉन उसका आधा कक्षक। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बतानी है उपकोष में सब सेल में। अब आपको पता है कि S में कितने होते हैं 2, P में कितने होते हैं 6, D में कितने होते हैं 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। फिर भी किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2l+1। यहाँ L है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब इस S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैसे तो याद ही हो गया ना, लेकिन कई बार ये याद किया हुआ भी कंफ्यूज इसलिए कर देता है कि ऑप्शन में इस तरीके के फॉर्मूले आते हैं तो बच्चे को लगता है कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जबकि आपने जब ये बात पढ़ रखी है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14, तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना है बस। अब ये देखिए, जैसे S वाले में 2 आते हैं, लेकिन L का मान S के लिए कितना है 0, तो यहाँ 0 आते हैं, ये भी 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। P में कितने होते हैं 6। P के लिए L का मान कितना है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3, 3 दूने 6। D के लिए कितना 2, 2 दूने 4, 5, 5 दूने 10 और F में कितना होता है 14। ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी उपकोष में। अब इलेक्ट्रॉन का आधा क्या होता है कक्षक ऑर्बिट, 2 से डिवाइड किया वो आ गया। फॉर्मूला 2l+1, इसमें 2l+1। कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा या कोष में कक्षकों की ऑर्बिट की अधिकतम संख्या, यहाँ भी कक्षकों की अधिकतम संख्या, यहाँ n², यहाँ 2l+1। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू, उपकोष, उसके अकॉर्डिंग बातें, ये सब अगर आपने कर ली है तो केवल इसको थोड़ा देखना है। इस तरीके का आ जाता है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं, वरना तो आपको इसी तरीके से देखना है KLMN 2 8 18 32। पहले वाले में S, दूसरे वाले में SP, तीसरे वाले में SPD, चौथे वाले में SPDF। कारण मैंने आपको बताया है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2l+1, और ये नहीं याद होता है तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 12, लेकिन फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है उसका आधा कक्षकों या ऑर्बिट की संख्या है। L का मान S के लिए कितना है और S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन भरते टाइम दोस्तों K में 2, L में 8, M में पहले चांस में 8, फिर
n में चले जाएंगे 2, फिर वापस किस में आएंगे m में, फिर 10 और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। कुछ मैं जनरल बातें आपको बता देता हूँ। कोषों की संख्या उसमें उपस्थित उपकोषों की संख्या के बराबर होती है, ये बात सही है। कोषों की संख्या, जैसे कोष की संख्या 2, उसमें उपस्थित उपकोष भी कितने, S और P। यहाँ जो मैंने लिखा है S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उपकोष कितने हैं, 2। कक्षकों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की या अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14, तो उसमें कक्षकों की संख्या कितनी है, 7। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, उसमें कक्षकों की संख्या 5। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, उसमें कक्षकों की संख्या 3। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, उसमें कक्षकों की संख्या कितनी है, 1। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके चक्रण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी फॉर्मूले आपके सामने एक बार फिर बता रहा हूं, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², कक्षकों की अधिकतम संख्या n², किसके लिए, कोष के लिए। उपकोष या सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2l+1 और कक्षकों की अधिकतम संख्या 2l+1। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, कोष, उपकोष और कक्षक के बाद एक और टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो, पहले कोष होगा, उसके अंदर उपकोष होगा, फिर कक्षक होगा। किस कोष में इलेक्ट्रॉन है, किस उपकोष में है और किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। किस कोष में है, किस उपकोष में है, उसका आइडिया अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। दोस्तों, परमाणु क्रमांक Z से डिनोट होता है और एक मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तत्व का नाम है हाइड्रोजन, जिसको आवारा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स नहीं हो पाया है। किसी भी तत्व को डिनोट करने के लिए तत्व को X एलिमेंट, उसके यहाँ नीचे जो Z है परमाणु क्रमांक और ऊपर जो है वो है A परमाणु द्रव्यमान। जो जनरल साइंस के पेपर है उनमें तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये करके कि Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, A का मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन के लिए Z 1 है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है और X हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल H से। A बराबर Z+N, जब A 1 है तो परमाणु क्रमांक 1 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0। हाइड्रोजन एक मात्रा अकेला ऐसा तत्व है, देखो आवारा है तो इसके करैक्टर, इसके लक्षण कुछ अलग ही होंगे। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। सेल या कोष के बारे में KLMN, K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, इसमें 18, इसमें 32, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, ये 1 और न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो उपकोष के आधार पर के कोष में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। हाइड्रोजन को ऐसे अंदर ये धनावेश जो नाभिक को बताएगा, पहला कोष और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कह सकते हैं। इसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। समस्थानिकों के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान अलग, और इनका रीज़न है न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में अलग अलग होती है, इसकी वजह से द्रव्यमान अलग है। परमाणु क्रमांक 2 पर है, तत्व का नाम है हीलियम। हीलियम नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, और इसको डिनोट वही X, यहाँ Z कितना है 2, A कितना है 4। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान कितना है 4।
A बराबर Z प्लस N से पता लगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 2 और Z कितना है 2। Z जितना होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतनी ही क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो पहले कोर्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 और हीलियम में कितने हैं 2। अगर किसी भी तत्व या एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में कोष या सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो है तो कोष पूरा हो गया, पूर्ण भरा हुआ कोष हो गया। इसकी वजह से ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। इसको अगर दिखाएं तो ये नाभिक है और पहला कोष और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन के ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसमें एक कोष है और दोनों वो पूरा भरा हुआ है, एक कोष है पूरा भरा हुआ है। तो एक कोष होगा तो सबसे पहले पहला ही होगा और पूरा भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन तो 2, और प्रोटॉन जितना उतना ही परमाणु क्रमांक, तो दूसरे नंबर पे कौन होगा हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 1s2। और याद रखो इस हीलियम का ही अगर केवल नाभिक हो, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसी को क्या बोला जाएगा अल्फा कण। इस अल्फा कण का अगर द्रव्यमान बोला जाए तो 4 प्रोटॉन के बराबर या 4 न्यूट्रॉन के बराबर। mp मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इसका आवेश बोला जाए अल्फा कण का तो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, क्योंकि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी अब मैंने बात की थी कि पहले कोष में S, फिर sp, फिर spd, फिर spdf। तो पहले में कितना है S, दूसरे में कितना है S और P, तीसरे में कितना है spd और चौथे में कितना है सभी है। एक क्वेश्चन तो ये आता है दोस्तों, कई बार बच्चे रट्टा ही मारते 1s 2s। एक बार आप समझेंगे तो क्लियर। ये जनरल साइंस का बड़ा आसान क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आप ऐसे सोच रहे होते हैं कि यार 3f है और गलती से आप 1s करके आ गए या 2p करके आ गए, तो आपको क्या लगता है ओह शिट यार पहला किया था, तीसरे में भी सोच रहे थे ये लगा देते तो अच्छा रहता। आपको ये नहीं लगता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है। आपको यही लगता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अरे मिस्टेक क्या हो गई, आप तो वैसे भी आइडिया लगाने वाले थे। पेपर देने के बाद आपको क्या लगता है आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे, ये नहीं लगता। आपको लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सी की जगह ए लगा दिया। आपको कुछ पता नहीं था, आप डी भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। इसको समझना है तो देखो 1s, 2 में s और p, 3 में spd, तो 3 में f है ही नहीं, तो ये गलत है। अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी ऐसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 1s में, उसके बाद ऐसे 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3p 4s, उसके बाद 3d 4p, उसके बाद ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पूंछ से तीर की तरफ, फिर वापस पूंछ से तीर की तरफ, 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 इस तरीके 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरीके से। एक खास बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, आब्बाऊ ने दिया, हुंड ने दिया, पाउली ने दिया, उनके बारे में भी बात करेंगे। एक जनरल चीज़ आप याद रखें, इस तरीके से अगर आपने ऐसे बनाया कि पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, आप ये समझ लें पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इन सब में से उच्च ऊर्जा स्तर किसका है, ये देखिए। ये जो आपको 2s 2p 3d और 4s, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में है। अब नॉर्मल आदमी सोचेगा तो 4s, या ऊर्जा का और भी है कि n+l नियम, उससे आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक बार, ये तो सबको याद रखना ही है वैसे भी,
तो अगर आप इसको भी दिमाग में रखेंगे तो भी आपको आना चाहिए था। देखो पहले 4s है, उसके बाद 3d है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है? 3d की। तो कई बार आप बेसिक चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। पढ़ते क्या है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, आंसर कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है, तो फिर गड़बड़ है। दोस्तों मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार वीडियो देखें, चीज़ों को इस वे में समझें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। और वैसे भी मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरे ही वीडियो देखें या मेरे ही नोट्स पढ़ें। एक बार आप वीडियो देख लिए, उसके बाद कोई सी भी बुक हो आपको समझ में आने वाली है, और बुक के अंदर क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। कंपटीशन के ज़माने में दोस्तों क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। ज्ञान की कमी नहीं है, कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो बुक लेके आएगा कि यार ये बुक पढ़ते हैं, बाद में किसी ने बोला कि यार ये तो इसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं, दूसरी लिए है, कुछ आएगा नहीं, बुक से कुछ नहीं आता है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्रम, अब भले ही क्वेश्चन ये आए तो ये किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको पता है तो वेरी गुड। और कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक हो जाए, यही काम कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, समझाओ। इस पृथ्वी लोक पर आपका जीवन इसी वजह से हुआ है। अब आपको पता लग गया है तो समझे चीज़ों को। अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है। कई बार बच्चों को मेरे पढ़ाने पर ऐसा सर बहुत लेवल का, हाई लेवल का पढ़ा देते हैं, मतलब उनके समझ में आया तो लो लेवल का है, नहीं समझ में आया तो हाई लेवल का। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी में, उसके बाद हाई एनर्जी में। अल्फा कण के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 समस्थानिक ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। अक्रिय गैस, अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप आराम से बैठें और लगभग 18वें तत्व तक के LMN में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैंने फिर कहा है, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर वापस इसमें 10, फिर उसके बाद जाए। तो कम से कम आप 2, 8, 8, 18 तक तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, ऐसे निकालने की कोशिश करें, आपको आइडिया लगेगा। अगर कोस है, कोस पूरा भर गया मतलब वो क्या होगी? अक्रिय गैस। जैसे सपोज करें यहाँ 2 है, अब पूरा कब भरेगा? 8 में। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 पे कौन होगी? नियोन। नियोन क्या है? अक्रिय गैस। तो इस तरीके से आपके चीज़ों को सोचना है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। 1 से लेकर 20 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था, या यूं कह सकते हैं संयोजकता, इसके बारे में तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। देखो पहला जो तत्व है, देखो 1 से लेकर 10 तक तत्वों की मैंने टेबल बनाई है। वैसे ये टेबल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये टेबल बनाए बिना मैं आपको बता भी नहीं पाता कि क्वेश्चंस किस बेस पे या किस कॉन्सेप्ट से आते हैं। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद कौन है? नियोन। इधर की तरफ है परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परमाणु द्रव्यमान जनरली जितना परमाणु क्रमांक है उसका डबल होता है। मैंने बोला जनरली, लेकिन इसका अपवाद पहला तो ये रहा, 1 का डबल नहीं है। दूसरा लिथियम रहा, उसके बाद सारे डबल है। 10 का डबल 20, 9 का 18, 8 का 16, 7 का 14, 6 का 12, 5 का 10, इस तरीके से। ये दोनों बातें तो हो गई। ये जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिया है, ये है कि इनका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना है, उस बारे में बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों मैंने लिखा है KLMN, मतलब कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने बोला Z बराबर P बराबर E, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन और उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन 1 पहले K में जाएगा। K में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जाते हैं? 2 आ गए। फिर 2 के बाद 3 इसमें नहीं, अगले वाले में फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो गया। और वैसे भी दूसरे पहले कोष में 2 और दूसरे में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। ये देखिए,
इसके बाद 1s 2s और 2p वाला कॉन्सेप्ट, पहले 1s, s में 1, फिर 1s2 भरने के बाद 2s, फिर 2s2, उसके बाद 2s2 के बाद में 2p1, फिर ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन। इससे ये वाला, ये कोष के लेवल का है, सेल के लेवल का है, ये सब सेल के लेवल का है। 1s2 2s2, उसके बाद कौन आएगा 2p। पहले मैं बताता हूँ इससे सवाल कैसे आते हैं। इसको लिखते टाइम कि यार बड़ा इजी है ये तो, क्या है ऐसा सवाल, पूरी लैंग्वेज। उस तत्व का नाम बताइए जिसके दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं की है तो ये क्वेश्चन भी आपका दिमाग हिला के रख देगा। पहले कोष में कितने होंगे, देखो पहले से जब दूसरा कोष आया तो पहला पूरा भरा होगा तो 2, दूसरे में पहले के डबल कितने 4, और 2 और 4 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। जवाब क्या हो गया, दूसरे कोष और पहले कोष दोनों में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे या दोनों कोष पूरे भरे हुए हैं, 2 कोष है दोनों पूरे भरे हुए हैं, तो कौन हो गया जवाब नियोन। दूसरे कोष में पहले कोष के 3 गुने इलेक्ट्रॉन हैं तो कौन हो गया ऑक्सीजन। उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा तत्व जिसके पहले कोष में दूसरे कोष के 1/3 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे कोष में मतलब पहले में 1/3 है तो उसको 3 से गुणा करो तो कितना आ गया, है ना। 1 की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, 1/3 की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। नॉर्मल आप सोचना है बस इस अप्रोच के साथ। ऐसा तत्व जिसके पहले और दूसरे कोष में समान इलेक्ट्रॉन है, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे में गया तो पहले और 2 दोनों में 2 तो कितना हो गया। मतलब लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट से बन के आएगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि K और L, M अभी आया नहीं है क्योंकि इसके बाद आएगा। इसका ये वाला बता दिया मैंने आपको। दूसरा है संयोजकता। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, संयोजकता। अब ये जो है इसको जनरली ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। देखो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको स्टेबल होना है, इनर्ट होना है, मौज में रहना है। कहने का मतलब आपकी तिजोरी फुल होनी चाहिए। अब लालची लोगों की तिजोरी कभी फुल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 2 रईस लोग हैं। पहला है हीलियम जिसके पास 1 तिजोरी है, 1 कोष है और वो पूरा भरा हुआ है। और दूसरा रईस कौन है, नियोन, जिसके पास 2 तिजोरी है, 2 कोष है, 2 शेल है, दोनों पूरे भरे हैं। और जितनी तिजोरी है वो पूरी भरी हुई है, जितनी इच्छा है वो पूरी भरी हुई है। तो आप खुश है और लोग भी खुशी रहना चाहते हैं आप जैसे। ये देखिए अब ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी टेंडेंसी 2 होगी, या तो ये अपने पड़ोसी जैसा हीलियम जैसा हो जाए, उसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए माइनस और देने के लिए प्लस, तो लेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता कितनी बोल सकते हैं। देखो जनरली वैलेंसी सही टर्म नहीं है, सही टर्म ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जो जनरल एग्जाम है रीट और इनमें कई बार वैलेंसी इस्तेमाल होता है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या -1, या कई बार हाइड्रोजन सोचता है कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है इसको भी दे दो, फ्री हो जाओ, मोह माया से दूर, तो +1, तो हाइड्रोजन की 2। हीलियम ना लेना है देना है, तिजोरी फुल है 0। लिथियम के पास 2 के अलावा 1 एक्स्ट्रा है। अब वो चाहता है कि पड़ोसी जैसे वो भी मस्त हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा +1, ये 2 को दे देगा +2, ये 3 को दे देगा +3, देने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ देखिए ये 4 को दे देगा, लेकिन अब इसको इसका ये चाहे तो इसके जैसा हो जाए, ये चाहे तो इसके जैसा हो जाए, बीच में है ना। अगर इसके जैसा होगा तो 4 देगा और इसके जैसा होगा तो 4 लेगा। 5 आने के बाद 5 दे सकता है, 3 ले। यहां से क्या होगा कि अब ये इसके जैसा ही आएगा ना, क्योंकि अब इसका पड़ोसी ये है, ऊपर वाला नहीं है। 2 लेगा इसलिए -2,
एक लेगा इसलिए -1, नियोन को किसी की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी भी संयोजकता 0 हो वो क्या है, अक्रिय गैस। ये मैंने 1 से 10 तक तत्व बताए हैं। आप किस अप्रोच के साथ इनको देखें वो बताए हैं। फिर एग्जाम में क्या सवाल आते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, उनमें कितनी धातुएं हैं, कितने मेटल है, कितनी अधातुएं हैं, कितनी नॉन मेटल है और कितनी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, इनके बारे में 1 से लेकर 10 तक पूछ रहा हूं अभी मैं आपको। अब इनमें देखिए 2 अक्रिय गैसें हैं, हीलियम और नियोन। ये तो खत्म। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन ये अक्रिय गैसें हैं। धातुएं और अधातुएं याद करने का मेरा अपना पर्सनल तरीका है। कई बार आपको लगे कि यार ये तो गलत है, अपवाद है। देखो आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो उस वे में मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी के नाम के पीछे ईएम आ जाए, जिसको कहते हैं अनुलग्न, पीछे लगे वो प्रत्यय, आगे लगे वो उपसर्ग और पीछे लगे वो प्रत्यय, तो अगर पीछे ईएम है तो वो डेफिनेट धातु है। देखिए लिथियम, बेरिलियम, ईएम तो 2 में आ रहा है इसलिए 2 धातुएं। अगर नाम के पीछे न है तो वो अधातु है। देखो उसके हीलियम और नियोन तो हो ही गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन न, तो वो क्या हो गई, तो ये देखो 6, 2, 2, 10 हो गए। दोस्तों ये आपके पढ़ने को आसान कर रहा है, वरना आपको कुछ अपवाद याद रखने पड़ेंगे। देखो सल्फर, फॉस्फोरस दोनों के नाम के पीछे न नहीं है, फिर भी अधातु है। और वैसे भी पूरी केमिस्ट्री अपवाद ही है और अपने नियम में भी 1-2 अपवाद हो, बाकी चीज़ें आसानी से। वरना तो आपको फिर ऐसे याद रखना पड़ेगा ये धातु है, ये अधातु है, ये आवर्त सारणी में किधर आती है। इससे बढ़िया तरीका ये न वाला है। सल्फर और फॉस्फोरस दोनों अधातु है। एक नाम और है आयरन, इसके पीछे न आता है, इसका मतलब ये नहीं है आयरन, लोहा, फेरस ये क्या है, धातु है। सल्फर, फॉस्फोरस अधातु है, आयरन क्या है, धातु है, लोहा धातु है। 1 से लेकर 10 तक कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो जितने भी अधातु है उनकी टेंडेंसी है, देखो लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद बोरॉन, इनकी संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। 10 तक आप याद रखें। इससे सवाल कैसे आएंगे, पहले कोष दूसरे कोष दोनों भरे हैं, पहला कोष है वो भरा है, दूसरा उसका आधा है, पहले का 2 गुना है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखने। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आगे आपको कोई रासायनिक सूत्र ऐसे नहीं आते कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके सूत्र आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आराम से बनेंगे। अभी देखो हाइड्रोजन का +1 -1 0, लिथियम का +1, बेरिलियम का +2, बोरोन का +3, कार्बन का प्लस और -4, नाइट्रोजन का ये, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 और नियोन का 0 है। आइए अपन इसी अप्रोच को आगे और बात करते हैं। दोस्तों 1 से 10 तक के तत्वों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब 11 से लेकर 20 तक, कम से कम 1 से लेकर 20 तक तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। 11, 12, 13, 14 ये सब इनके परमाणु क्रमांक है। एक तो देखो 11 का डबल 22, इसमें 23 है, इसमें 24 ही रहेगा, इसमें होता है 26 की जगह 27, बाकी में 28, इसमें 31 है ही, 32,
ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं गोले कर रहा हूँ इनके परमाणु द्रव्यमान डबल से कम या ज़्यादा है, वैसे जनरली ज़्यादा ही होते हैं। एक तो ये याद रखना 35.5। दूसरा सबसे बड़ी बात ये देखिए, आर्गन और कैल्शियम दोनों समभारिक है, दोनों का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास सेम है 40-40। और जनरली दोस्तों जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु का द्रव्यमान भी बढ़ता है, लेकिन आर्गन के बाद पोटेशियम का कम हो रहा है, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं है। 11 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान है। KLMN के बारे में, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे खास बात यह है कि जो मैं आपको बोलता भी रहा हूँ अभी, 2, 8, 18 की जगह, लेकिन पहले चांस में 8, फिर अगले में जाएंगे 2 पूरे हो जाएंगे, फिर इधर आएंगे। तो 2, 8, 8 को भी कंप्लीट सेल माना गया है, इसलिए आर्गन क्या है, अक्रिय गैस। तो 1 से लेकर 20 तक बोला जाए अक्रिय गैस, तो हीलियम, नियॉन और आर्गन 3 अक्रिय गैस हैं। अगर सबके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे तो सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की +4, -4, +5, -5, इसकी -2, -1, 0 और +1, +2 पोटेशियम और कैल्शियम। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के आधार पर सबके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु नंबर किसको क्या कहते हैं, या बुक्स में भी देख सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार जनरल साइंस पढ़ने के लिए दूसरे भी बच्चे अगर सोचें जिन्होंने ये नाम सुने ही नहीं, तो मैंने यहाँ सीधा लिखा, तो साइंस वालों को तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उनको भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ रही है बात। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पर इन सब की संयोजकता, ऑक्सीकरण नंबर आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्या इस्तेमाल होंगे इसका मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। धातु अधातु, देखो सोडियम धातु मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, सिलिकॉन नहीं है। फॉस्फोरस और सल्फर का मैं आपको बता ही दिया था, नॉन मेटल या अधातु। क्लोरीन अधातु, आर्गन अक्रिय गैस, पोटेशियम और कैल्शियम फिर से धातु। अगर नाम के पीछे ईएम आ जाए तो धातु, न आ जाए तो अधातु। इसमें अक्रिय गैस आपको याद रखनी है अलग से, हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनमें भी न आ रहा है, लेकिन ये अधातु नहीं है, ये अक्रिय गैसें हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो भी अधातु है। सिलिकॉन उपधातु है, इसका यूज सोलर सेल बनाने में किया जाता है। कौन से तत्व का क्या यूज है दोस्तों, वो तो अपन बात कर ही लेंगे, लेकिन अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, एक तो ये, जैसे ऐसा तत्व जिसके चौथे कोष में पहले कोष के बराबर इलेक्ट्रॉन है। देखो चौथे कोष तक आया है, इसका मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, पहले 2, 8, 18 नहीं, 8 और फिर 2। पहले कोष के समान का मतलब है पहले से जब बात चौथे तक आई है, इसका मतलब 2 ये कंप्लीट है, यहाँ भी 2 होगा, बाकी बचे 8, 8। अगर यहाँ आपने 18 कर दिया तो फिर नेक्स्ट 18 होने में भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको जाना पड़ेगा। अभी 20 तक ये क्या है, कैल्शियम। अगर 18 हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, 10 और 10 और का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं 18 और 10 28, 28वें नंबर के में भी वो हो सकता है। लेकिन अभी 1 से लेकर 20 तक, जैसे चौथे में पहले के आधे इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर डेफिनेटली वो क्या होगा, पोटेशियम ही होगा। तो इस बोर्ड पर आपको क्या याद रखना है, संयोजकता सबकी, ऑक्सीकरण नंबर, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस। आर्गन के बाद पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है। जहाँ पर भी मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, याद रखें दोस्तों, वो सवाल है, वो क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में पूछी गई बातें हैं। पढ़ाते टाइम जनरली देखो एक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, टीचर्स ऐसे बोल दिए, पढ़ा दिए, एग्ज़ाम में सवाल आया, बच्चे का गलत हो गया। जब बच्चा टीचर्स के पास जाता है तो फिर ये तो ऐसा सोचना चाहिए था ना भाई, सोचने का काम आपको ही करना है। बच्चे को कैसे सोचना चाहिए, अगर आपने ऐसा ही सोच के पढ़ाया होता तो बच्चा डायरेक्ट सही करता। मेरी बात समझ रहे होंगे। टीचर्स की अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके का है, बच्चे को बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए।
अब बच्चे के ऊपर थोपने का क्या मतलब है, आप यहाँ पढ़ो, वीडियो देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अप्रोच देखने के बाद आपको बुक्स पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। तो आर्गन के बाद पोटेशियम का द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए, कम है, ये ध्यान रखना है। आर्गन का और कैल्शियम का द्रव्यमान समान है, ये याद रखना है। क्लोरीन का 35.5 है। फॉस्फोरस और सल्फर अधातु है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन का यूज सोलर सेल में। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, और ये है सोडियम। उपकोष के आधार पर इन सब की संयोजकता या ऑक्सीकरण नंबर। दोस्तों 1 से लेकर 20 तक मैंने यहाँ पर चार्ट बना के पूरा आपको बताया है। मैं इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जिनको ये बातें पहले से भी पता है, याद रखें, उनका भी क्वेश्चन गलत होता ही होता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता आपको कितना आता है। मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराना चाहता हूँ ताकि आगे आपको साइंस से डर लगे ही नहीं, आपको मज़ा आने लगे, आपको समझ में आने लगे। यही मेरी जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मेन मकसद है। और इस बातों को आप ध्यान से देखें, समझें, इनसे रिलेट करके अगर आपने ये दोनों 1 से लेकर 20 तक उपकोष, कोष, इनकी संयोजकता याद कर ली, समझ ली, देखो कैसे आई है ये भी मैंने बताई, लेकिन इसका तो आप एक चार्ट ही बना लो और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा लो। जब भी ज़रूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल करो, धीरे धीरे आपको याद होने ही वाला है। कैसे इससे बाकी की केमिस्ट्री आसान होने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम, उनके सिंबल, कोष के आधार पर, उपकोष के आधार पर उनकी संयोजकता आप याद करें, चार्ट बनाएं अच्छी तरीके से, और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका ही दें, बस मम्मी से पूछ के, क्योंकि अगर दीवार अगर आपने ख़राब कर दी तो फिर मम्मी आपको चिपका देगी। इस बात का भी ध्यान रखें।